आप सभी का फिर से स्वागत है भोले श्याम कॉमर्स क्लास में। आज हम पढ़ेंगे लेखाशास्त्र का पार्ट 5। कक्षा 12वीं के लेखाशास्त्र है, जहां पर सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न के उत्तर आपको एक लाइन में मिलेंगे और साथ ही हर एक चैप्टर का पार्ट का सारांश भी मिलेगा आपको। आत्मनिर्भर भारत का अंश है कॉमर्स विषय, जो हमेशा मालिक बनाता है, नौकर नहीं। हम आगे बढ़ते हैं। जिस संपत्ति को स्पर्श नहीं किया जा सकता है उसे अमूर्त संपत्ति कहते हैं। एक व्यवसाय में विनियोजित पूंजी पर प्रत्ययी दर सामान्य लाभ को कहा जाता है। ख्याति का वास्तविक मूल्य व्यवसाय की बिक्री के समय ही ज्ञात की जा सकती है। त्याग अनुपात बराबर पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात होता है और प्राप्ति अनुपात नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात होता है। फर्म के पुनर्गठन में जो साझेदारी का लाभ का भाग पूर्व के तुलना में बढ़ जाता है उसे प्राप्ति वाला अनुपात कहते हैं। यदि फर्म के पुनर्गठन के अंतर्गत किसी साझेदारी का भाग पूर्व के तुलना में कम हो जाता है तो उसे पूंजी खाते को क्रेडिट किया जाता है। लाभालाभ अनुपात में परिवर्तन के दशा में त्याग करने वाली साझेदारी की क्षति की पूर्ति नफे वाला साझेदार द्वारा की जाती है। विद्यमान साझेदार के पारस्परिक लाभ अनुपात के परिवर्तन करने पर ख्याति का संचयित तथा संचित लाभ हानि का संपत्तियों तथा दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन का समायोजन किया जाता है। साझेदारी ठहराव में परिवर्तन साझेदारी फर्म का पुनर्गठन कहलाता है। जब नया साझेदार प्रीमियम की राशि नकद लाता है तो रोकड़ खाता डेबिट तथा प्रीमियम खाता क्रेडिट किया जाता है। जब नए साझेदार के प्रवेश के पूर्व ही फर्म की पुस्तकों में ख्याति विद्यमान हो तो इसे अपलिखित कर दिया जाता है। नए साझेदार द्वारा नकद लाई गई ख्याति पुराने साझेदार के पूंजी खाते में क्रेडिट कर दी जाती है, उनके त्याग के अनुपात में क्रेडिट कर दी जाती है। पुनर्मूल्यांकन पर होने वाली हानि का नई साझेदारी से कोई संबंध नहीं होता है। पुनर्मूल्यांकन पर होने वाला लाभ पुराने साझेदारी के पूंजी खाते में उनके पुराने लाभ विभाजन में जमा किया जाता है। नई साझेदारी के प्रवेश के समय फर्म के अंतिम खाते में यदि अविकृत लाभ दर्शाया गया हो तो पुराने साझेदार के पूंजी खाते में उनके पुराने लाभालाभ अनुपात में जमा किया जाता है। नए नियमों के अनुसार फर्म की पुस्तकों में ख्याति खाता तभी दर्शाया जाना चाहिए जब वह नकद खरीदी गई हो। साझेदारी का पुनर्गठन विद्यमान साझेदारों के लाभालाभ अनुपात में परिवर्तन, इस पाठ का जो सारांश है जो हम आपको अब 1 से 2 स्लाइड में आपको क्लियर कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। साझेदारी ठहराव में परिवर्तन करने का आसान साझेदारी फर्म का पुनर्गठन है। इसके फलस्वरूप विद्यमान ठहराव समाप्त हो जाता है तथा नया साझेदार प्रभावशील हो जाता है। साझेदारों की पुनर्गठन निम्नांकित में से किसी भी ढंग से हो सकता है। पहला होता है विद्यमान साझेदार के लाभालाभ अनुपात में परस्पर परिवर्तन करके, नए साझेदारी को फर्म में प्रवेश दे करके, विद्यमान साझेदार की निवृत्ति पर, विद्यमान साझेदार की मृत्यु होने पर और 2 फर्मों के एकीकरण की दशा में भी साझेदारी का पुनर्गठन किया जा सकता है। जब विद्यमान साझेदारों के पारस्परिक लाभालाभ अनुपात में परिवर्तन होता है तो नफे की कुल राशि त्याग की कुल राशि के बराबर होती है। त्याग का अनुपात बराबर पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात होता है और नफे का अनुपात नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात होता है। विद्यमान साझेदार के पारस्परिक अनुपात के परिवर्तन की दशा में नफे वाला साझेदारी त्याग करने वाले साझेदारी के क्षतिपूर्ति करेगा। जब विद्यमान साझेदारी अपने पारस्परिक अनुपात में परिवर्तन का निर्णय करते हैं तो ऐसी दशा में ख्याति संचित लाभ हानि संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन तथा दायित्वों के पुनर्निर्धारण के संबंध में समायोजन करने होंगे। लेखांकन प्रमाप 26 जो ख्याति से संबंधित है, ठीक है। लेखांकन प्रमाप 26 के अनुसार पुस्तकों में
ख्याति का लेखांकन तभी किया जाएगा जब ख्याति के प्रतिफल में रोकड़ या रोकड़ तुल्य का भुगतान किया गया हो। किसी साझेदारी को प्रवेश देते समय, निवृत्ति या मृत्यु के समय या अनुपात परिवर्तन पर ख्याति का निर्धारण विद्यमान साझेदार द्वारा किया जाता है तो इसे पुस्तकों में दर्ज नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसके बदले नगद राशि का भुगतान नहीं किया जाता है। इसका समायोजन साझेदारों के पूंजी खातों के माध्यम से किया जाएगा। यदि ख्याति का सृजन किया जाता है तो उसे तत्काल अपलिखित कर दिया जाता है। यदि नया प्रवेश लेने वाला साझेदार अपने भाग की ख्याति का नगद भुगतान करे तो इसे प्रीमियम कहते हैं। यदि पुराने साझेदार को दी जाती है यदि यह पुराने साझेदारों को दी जाती है, इस फर्म में रखा जा सकता है अथवा पुराने साझेदार द्वारा निकाला जा सकता है या निकाल दिया जाता है। जब नए अनुपात नहीं दिया गया हो तो तथा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि नई साझेदारी के भाग के लिए कौन पुराना साझेदारी कितना त्याग करेगा, तो यह मानकर चलना चाहिए कि नया साझेदार पुराने सभी साझेदारों के अपना भाग अपने पुराने अनुपात में ही प्राप्त करेगा। जब फर्म की पुस्तकों में ख्याति पहले से ही विद्यमान हो तथा नया साझेदारों अपने भाग की ख्याति की रकम नकद लाता है तो ऐसी दशा में पुस्तकों में दर्ज पुरानी ख्याति अपलिखित कर दी चाहिए। जब कोई नया साझेदार फर्म के शामिल किया जाता है तो पुरानी फर्म के चिट्ठे में अंकित संपत्तियों एवं दायित्वों का सही मूल्यांकन किया जाता है। इसे पुनर्मूल्यांकन कहते हैं। संपत्ति एवं दायित्वों के मूल्य में होने वाली शुद्ध वृद्धि या कमी को पुनर्मूल्यांकन खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है। इसे लाभ हानि समायोजन खाता भी कहते हैं। पुनर्मूल्यांकन पर लाभ की राशि पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में या चालू खाते में पुराने अनुपात में क्रेडिट कर दी जाएगी तथा हानि की राशि डेबिट कर दी जाती है। दूसरे शब्दों में पुनर्मूल्यांकन पर लाभ या हानि से नई साझेदारी का कोई संबंध नहीं रहता है। पुरानी फर्म के चिट्ठे में दर्ज संचित लाभ हानि संचय या संचित लाभ हानि या विशेष कोष को पुराने साझेदार के पूंजी खाते में उनके पुराने अनुपात में क्रेडिट कर दिया जाता है, भले ही प्रश्न में यह लिखा हो या नहीं। कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष पुराने तथा वियोग उच्चावचन संचय साझेदारी के पूंजी खाते में उनके पुराने अनुपात में हस्तांतरित कर दिया जाएगा। ऐसे ही स्थगित आवागमन एक प्रकार की कृत्रिम संपत्ति है। यदि इसे अपलिखित नहीं किया गया है तो चित्त में इसे आगे ले जाया जाएगा। इस पुराने साझेदारी के पूंजी खाते में उनके पुराने अनुपात में डेबिट किया जाएगा। चित्त में अंकित कर्मचारी प्रोविडेंट फंड एक प्रकार का फर्म का दायित्व है। इसका वितरण साझेदारी में कभी भी नहीं किया जा सकता है। टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है थोड़ी सी, आप समझने की कोशिश करें, सारे नोट्स तैयार करें। आगे मिलते हैं अगले पार्ट 6 में।